नमस्कार रेल साथियों। आप देख रहे हैं बी आर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। बी आर क्लासेज में आपका स्वागत है। और बी आर क्लासेज में हम सोल्व कर रहे थे मुरादाबाद डिवीजन का पेपर, जो कि 1 से 50 तक हमने कर लिए थे। और 1 से 50 तक हमने कर लिए थे। और अब जो नेक्स्ट करेंगे वो 51 से 100 तक करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने राजभाषा को किया था, और सेकेंड पार्ट में 1 से 50 तक प्रश्न किए थे। तो अब जो नेक्स्ट प्रश्न करेंगे वो हम करेंगे 51 से 100 तक करेंगे साथियों, रेल साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 51 से स्टार्ट करते हैं। 50 तक हो गए थे। प्रश्न संख्या 51 है। Railway employee will be considered deemed suspended after पुलिस कस्टडी फॉर हाउ मेनी आवर्स। रेलवे कर्मचारी को कितने घंटे की पुलिस हिरासत के पश्चात डीम्ड सस्पेंशन माना जाता है। तो इसमें जो साथियों उत्तर आएगा आपका वो 48 घंटे आएगा। यदि आप किसी मैटर में 48 घंटे यदि आप पुलिस हिरासत में रह जाते हैं तो आपको रेलवे में जो डिसिप्लिन एंड अपील रूल है उसके हिसाब से आपको, अगर 48 घंटे रह गए यानी 2 दिन रह गए, 48 घंटे रह गए, तो आपको डीम्ड सस्पेंशन यानी कि प्रमाणित निलंबन या समझा गया निलंबन, आपको डीम्ड सस्पेंशन। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, तो इसको अच्छी तरह से आप अपने दिमाग में रखिएगा। इसका आंसर 48 घंटे आएगा। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। तो 48 घंटे आप याद रखिएगा। यदि कोई रेलवे कर्मचारी 48 घंटे पुलिस हिरासत में रह जाता है तो जो डीम्ड सस्पेंशन होता है, जिसको अपन SF2 स्टैंडर्ड फॉर्म 2, जिसको डीम्ड सस्पेंशन में यूज लिया जाता है, तो 48 घंटे की अवधि को उसको डीम्ड सस्पेंशन मान लिया जाता है। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो C होगा साथियों। नेक्स्ट है रिकॉर्ड रिटेशन शेड्यूल इज इशूड बाय। रिकॉर्ड प्रतिधारण शेड्यूल किसके द्वारा किया गया है। तो ये आपके रिकॉर्ड रिटेशन शेड्यूल है जो इज इशूड बाय, ये आपके यहाँ पे दे रखा है रेलवे बोर्ड और CVC NMC। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो DOPT आंसर आएगा, ऑप्शन B आएगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन B हो जाएगा, DOPT। अगर यहाँ अपन DOPT की बात करें तो इसका मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। यहाँ अगर डिपार्टमेंट की फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग होता है साथियों।
तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर जो आएगा वो ऑप्शन बी आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। यहाँ पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कितना निश्चित चिकित्सा भत्ता एफए में दिए? फिक्स मेडिकल अलाउंस। एफए का मतलब होता है फिक्स मेडिकल अलाउंस। और ये पूछ रहा है 1/1/2018 से कितना दे ये। तो ये 1/1/2018 से 1,000 रुपये दे है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VIMP क्वेश्चन है। VIMP वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मच FMA फिक्स मेडिकल अलाउंस इज पेबल टू एलिजिबल रिटायर्ड एम्प्लॉय WEF 112018, यानी 1/1/2018 से पात्र जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कितना निश्चित चिकित्सा भत्ता दी है? तो वो 1,000 रुपये है। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वेयर इज ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री? ICF का मतलब होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। RCF का मतलब होता है रेल कोच फैक्ट्री, जो कि कपूरथला में है। और MCM का मतलब होता है मॉडर्न कोच फैक्ट्री, जो कि रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। और आपके ICF का मतलब होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो पेराम्बूर चेन्नई में है। तो यहाँ तो आपका आंसर बी हो जाएगा। इसके अलावा RCF रेल कोच फैक्ट्री होता है जो कपूरथला में है। और MCF भी पूछता है, MCF मॉडर्न कोच फैक्ट्री, जो कि रायबरेली यूपी में है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसके अलावा मैंने दो और बताई, RCF बताई आपके अलावा। और जो BML है, BML भी एक कंपनी है, भारत अर्थ मोर्स लिमिटेड। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, हम 55 पे चलते हैं। 55 प्रश्न है, विच ग्रेड पे इज पेबल टू एन एम्प्लॉय ऑफ 1800 ग्रेड पे लेवल फर्स्ट एज द थर्ड MACP मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। तो यहाँ पे पूछा है कि जो GP लेवल 1 है, ग्रेड लेवल 1 है, जिनका जो लेवल होता है वो 18,000 रुपये होता है। और 6 पे कमीशन के अनुसार बात करें तो ग्रेड पे 1800, ग्रेड पे 1800। अगर 6 पे कमीशन के अनुसार बात करें तो ग्रेड पे 1800। और अगर 7 पे कमीशन के अनुसार बात करें तो लेवल 1 जिसका होता है 18,000। कर्मचारी को तृतीय MACP किस ग्रेड पे की गई है? तो तृतीय, देखो यहाँ होता क्या है, मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। मान लीजिए वो आपके 1800 ग्रेड पे आया, ठीक है। अब इसमें ग्रेड पे की बात हो रही है, लेवल यहाँ लेवल की बात नहीं हो रही है। मान लीजिए वो 1800 ग्रेड पे आया, तो जो उसको पहली MACP मिलेगी वो 10 साल बाद मिलेगी। तो 10 साल बाद कौन सी मिलेगी? 1900। यदि उसका प्रमोशन नहीं होता है तो 1900 मिलेगी, ठीक है। फिर उसको 10 साल बाद में उसको दी जाएगी 2000, उसको दी जाएगी 2000 रुपये दी जाएगी। फिर ये 2 MACP मिल गई 10-10 साल के अंतराल पे। पहले 10 पे, यहाँ से 10 साल के अंतराल पे 1900, फिर यहाँ से 10 साल के अंतराल पर 2000, फिर यहाँ से 10 साल के अंतराल पर 2400। तो जो तृतीय MACP मिलेगी वो ग्रेड पे 2400 मिलेगी। ये 6 पे कमीशन के अनुसार है साथियों ग्रेड पे, तो ये 2400 मिलेगी उसको। तो यानी कि तृतीय जो पहली MACP मिलेगी उसको 1900, दूसरी 2000, तीसरी ग्रेड पे 2400। अपन यहाँ लेवल की बात करें तो लेवल इसका हो जाएगा आपके लेवल 1 हो जाएगा 18,000, लेवल 1 हो जाएगा आपके 18,000, और लेवल 2 हो जाएगा आपके 19,000, 19,900। और
फिर आपके हो जाएगा, आपके लेवल 3 में हो जाएगा 21,700, 21,700 हो जाएगा। और फिर लेवल 4 में हो जाएगा आपके 25,500। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है वो तृतीय एमएससी में पूछा है। यदि वो पहली पूछता तो 1900 हो जाता, और दूसरी पूछता तो 2000 हो जाता, और यहाँ तीसरी पूछी है इसलिए 2400 हो जाएगा। तो जो आपका राइट आंसर है वो 2400 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब मैंने यहाँ डिटेल या क्या कर दी है, वो चाहे आपको पहले पूछो। इसमें होता क्या है कि जिस ग्रेड पे आता है एमएससीपी में, यदि प्रमोशन नहीं होता है तो उसके अगले 3 ग्रेड 10-10 साल के अंतर पर दे दिए जाते हैं। तो ये प्रश्न आपका सोल्व हो गया है। प्रश्न नंबर 56 है, 56 है, Which of the following rules of discipline and appeal rule 1968 does specify the penalties? DAR 1968 के निम्नलिखित में से कौन सा नियम दंड को निर्देशित करता है? तो नियम 6 है, बिल्कुल करेक्ट है। ये नियम 6 है जो दंड को निर्देशित करता है। नेक्स्ट है 57 है, इन केस ऑफ बिजनेस changes on inquiry officer under discipline and appeal rule case is put up to, पक्षपात के मामले में, डीआर के मामले में जांच अधिकारी के परिवर्तन हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है। तो वो रिवाइजिंग अथॉरिटी होता है, संशोधन प्राधिकारी, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर है। देखिए फिर आ गया है आपके स्टैंडर्ड फार्म का क्वेश्चन, फिर आ गया है 58 है, हाउ मेनी अनेक्सर पूछा है, कितने अनुलग्न सलेक्शन किए जाते हैं, अनेक्सर संलग्न कितने किए जाते हैं। तो जो SF5 के लिए है, SF5 के लिए है, जो उसके साथ SF5 के साथ 4 अनेक्सर लगन किए जाते हैं, संलग्न किए जाते हैं, अटैच किए जाते हैं, इसको अपना अंग्रेजी में कहते हैं अटैच किए जाते हैं। तो यहाँ जो प्रश्न का आंसर आएगा वो आएगा, हाउ मेनी अनेक्सर आर अटैच विद स्टैंडर्ड 5 स्टैंडर्ड फॉरम 5 मेजर चार्जशीट। जो बड़ी शास्त्री की चार्जशीट दी जाती है वो SF5 फॉरम यूज लिया जाता है। तो उसमें कितने अनेक्सर, SF5 मेजर चार्जशीट कितने अनेक्सर पूछा है, अनेक्सर संलग्न, तो उसमें 4 होते हैं, करेक्ट, ऑप्शन सी आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है, कंपनसेशन नेट अलाउंस इन केस ऑफ रिमूवल एम्प्लॉय में भी ग्रांटेड अंडर, कर्मचारी के रिमूवल के मामले में अनुकंपा भत्ता किस नियम के तहत दिया जाता है? तो वो रूल 65 है, रूल 65 ऑफ पेंशन रूल 1993, यानी रूल 65 ऑफ पेंशन रूल्स 1993 पेंशन नियम 1993 का जो 65 नियम है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पेंशन नियम 1993 का 65, रूल 65 पेंशन नियम 1993 का रूल नंबर 65, ये याद रखेगा। ये आपके कर्मचारी के रिमूवल के मामले में अनुकंपा भत्ता, जब कर्मचारी को रिमूव किया जाता है तो अनुकंपा भत्ता जो दिया जाता है वो पेंशन नियम 1993 का 65 के तहत दिया जाता है। तो इसमें आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 60 है, 60 में, हाउ मेनी डिविजन्स आर इन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे? NFR की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, यहाँ अंग्रेजी के प्रश्न में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में कितने मंडल हैं? तो वहाँ 5 मंडल हैं साथियों, मैं आपको बता दूं, वहाँ 5 मंडल है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। वेरी वॉज द सेकेंड ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया? तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है साथियों, मैं यहाँ बता दूं, जो पहली ट्रेन स्टार्ट की गई थी वो मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर की गई थी, और वो आपके 16 अप्रैल 1853 में की गई थी। दूसरी ट्रेन जो चलाई गई थी वो 15 अगस्त 1854 को चलाई गई थी, 15 अगस्त 1854 में चलाई गई थी, 15 अगस्त 1854 में चलाई गई थी, और हावड़ा से हुगली के बीच चलाई गई थी। तो आपका
ऑप्शन बी हो जाएगा। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? डायरेक्ट क्वेश्चन है। व्हेन वाज द रेलवे बोर्ड फॉर्म्ड? रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 1905 में हुआ था साथियों। ये तो वैसे भी आपको याद होगा, करीब करीब सबको याद होगा, 1905 में रेलवे का बोर्ड का गठन हुआ था। नेक्स्ट है Which of the following post cannot be recruitment under GDC? GDC निम्न में से किस पद पर GDC के तहत भर्ती नहीं की जा सकती है? GDC which of the following post cannot be recruited under GDC? इसमें निम्न में से किस पद पर GDC के तहत भर्ती नहीं की जा सकती? स्टेशन मास्टर, कनिष्ठ लिपिक, CLA मुख्य विधि सहायक, नॉन ऑफ वो इनमें से कोई नहीं। GDC का मतलब होता है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म होती है जर्नल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जर्नल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और LDC की फुल फॉर्म होती है आपके, LDC की ये पर्सन भी पूछे जाते हैं इसलिए बता रहा हूँ साथियों। GDC की फुल फॉर्म होती है जर्नल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और LDC की फुल फॉर्म होती है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो GDC के तहत भर्ती नहीं की जा सकती है। कनिष्ठ लिपिक की भर्ती की जाती है, स्टेशन मास्टर की भी की जाती है। GDC के तहत। और मुख्य विधि सहायक CLA, मुख्य विधि सहायक CLA, चीफ लॉ असिस्टेंट, मेरे हिसाब से साथियों इसमें मेरे हिसाब से जो आंसर होगा, इनमें नॉन ऑफ अबोव दे रखा है। मुख्य विधि या CLA का मतलब होता है चीफ लॉ असिस्टेंट। चीफ लॉ असिस्टेंट, तो चीफ लॉ असिस्टेंट GDC के तहत थोड़ी भरा जाता है। ये दोनों तो खैर भरे जाते हैं GDC के तहत। स्टेशन मास्टर का भी भरा जाता है, कनिष्ठ लिपिक का भी भरा जाता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर बी होगा। मेरे हिसाब से आंसर बी होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में 63 नंबर का प्रश्न बता सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर 63 का आप बताइएगा क्या होगा, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। चलिए डी बी ना, हाँ चलो आप बताइएगा 63 नंबर का। चलिए चलते हैं 64 पे चलते हैं। द परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन ग्रुप ए इन RPF इज। RPF ग्रुप ए में सीधी भर्ती का प्रतिशत क्या है? तो यहाँ 50% साथियों सीधी भर्ती का
राइट आंसर बी, ये गलत है। व्हाट इज मेडिकल कैटेगरी ऑफ इंटीग्रेटेड कॉमर्शियल एंड टिकट चेकिंग स्टाफ CCNTC इन रेलवेज? रेलवे में एकीकृत कॉमर्शियल एवं टिकट चेकिंग स्टाफ की मेडिकल कैटेगरी क्या होती है? तो B2 होती है। राइट, सही है। नेक्स्ट है 66% है। 66 है। व्हाट इज द परसेंटेज प्रेफरेंस फॉर एक्ट अप्रेंटिस इन RRC ग्रुप डी एज पर RBE 71/2016 एक्ट अप्रेंटिस को RRC ग्रुप डी में कितने प्रतिशत प्रेफरेंस दी है? RBE 71/2016 के अनुसार तो वो 20% है। वो डी हो जाएगा आपके रेलवे रिक्रूटमेंट कमेटी ग्रुप डी। आंसर डी 20% हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट है विच कैटेगरी इज एलिजिबल फॉर रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस? रिस्क और हार्डशिप भत्ता किस श्रेणी में दे? ये तो ट्रैकमैन में दे, ये करेक्ट। नेक्स्ट है हाउ मच अलाउंसेज इज पेबल टू द ट्रेन कंट्रोलर सेक्शन कंट्रोलर इन द 7 पे CPC 7वें वेतन आयोग में गाड़ी नियंत्रक खंड नियंत्रक को कितना भत्ता दे? तो वो 5,000 रुपये पर मंथ दे। ऑप्शन बी इज आपका राइट। नेक्स्ट है हाउ मेनी मैट्रिक्स लेवल आर देयर इज 7 CPC 7वें वेतन आयोग में कुल कितने मैट्रिक्स हैं? तो 18 हैं। वो आपके L1 से लेकर के L18 तक है। तो कितने हैं? तो टोटल 18 हैं। लेवल 1 का होता है जो 18,000 होता है। लेवल 1 का होता है जो 18,000 तो होता है जो ग्रुप डी का पेमेंट होता है। ग्रुप डी में सभी आ गए, खलासी, हेल्पर, पॉइंट्समैन, चपड़ासी, सब इसमें ग्रुप डी में 4th क्लास में आ गए। और L18 का है जो 2.5 लाख रुपए है। L18 का है जो 2.5 लाख रुपए है, जो कि कैबिनेट स्तर के सचिव को मिलता है। तो ये लेवल 18 है उसका। तो यानी 18 सही है। आपका आंसर जो यहाँ हो जाएगा 18 हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NPS? तो पहले न्यू पेंशन सिस्टम था इसका। ये था पहले इसका आंसर ये था। पहले इसको न्यू पेंशन सिस्टम से जाना जाता था। ये न्यू पेंशन सिस्टम से जाना जाता था, लेकिन NPS को अब ये बना दिया गया है नेशनल पेंशन सिस्टम। अब ये बना दिया गया है नेशनल पेंशन सिस्टम। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर आएगा सी आएगा, नेशनल पेंशन सिस्टम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIA अंडर HRMS? तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम PIA, पास इश्यूइंग अथॉरिटी, पास इश्यूइंग अथॉरिटी यानी कि पास जारी करने वाला प्राधिकारी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ESS? ESS का होता है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ESS मॉड्यूल अंडर HRMS मॉड्यूल के अंतर्गत ESS मॉड्यूल का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा आपके एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। ऑप्शन सी आ जाएगा, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट है हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन PF मॉड्यूल अंडर HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द अप्रूवल ऑफ द PF प्रोविडेंट फंड। HRMS के अंतर्गत PF मॉड्यूल में PF स्वीकृत के लिए कुल कितने लेवल है? LLA ETC। तो यहाँ 3 है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम इज डेवलप्ड बाय। तो ये क्रिश के द्वारा सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिश के द्वारा विकसित किया गया था। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा बार रिपीट हो जाए, सुपर हिट प्रश्न है साथियों। ये कौन सा प्रश्न है? सुपर हिट। इसको आप सुपर हिट कह सकते हैं। ये हर पेपर में लगभग आपको मिल जाएगा। सुपर हिट प्रश्न है, प्रत्येक पेपर में आता है, इसको याद रखिएगा। यानी जो HRMS है वो क्रिश के द्वारा डेवलप किया गया था। HRMS की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम और क्रिश की फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम।
यहाँ 75 है, 75 का देख लेते हैं। ई ऑफिस फॉर रेलवे होस्टेड एंड मेंटेन्ड बाय ई ऑफिस को रेलवे के लिए किसके द्वारा होस्ट एंड मेंटेन किया जाता है? तो यहाँ जो आपका राइट आंसर निक होगा साथियों, ये आंसर गलत है, रेलटेल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है छिहत्तर है, 676 है, फॉर क्लेमिंग सीटीजी। फॉर क्लेमिंग सीटीजी रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट आर नीड टू प्रोवाइड आरबी नंबर 16 2022 सीटीजी का दावा करने के लिए रेल सेवक को उपलब्ध कराना आवश्यक है। तो सीटीजी के लिए सीटीजी होता क्या है? सीटीजी होता है आपके कंपोजिट ट्रांसफर एंड पैकिंग ग्रांट। कंपोजिट ट्रांसफर एंड पैकिंग ग्रांट। तो फॉर क्लेमिंग कंपोजिट ट्रांसफर एंड पैकिंग ग्रांट रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट आर नीड टू प्रोवाइड आरबी 16/2022 सीटीजी का दावा करने के लिए सेवानिवृत्त रेल सेवक को उपलब्ध कराना आवश्यक है आरबी 16/2022 के अनुसार। तो वो स्वयं घोषणा, सेल्फ डिक्लेरेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये प्रश्न भी सुपरहिट साथियों है, ये प्रश्न बहुत सुपरहिट है, कई बार रिपीट हो चुका है साथियों। ड्रेस अलाउंसेस पेबल टू नर्सेज, नर्सेज को दे ड्रेस अलाउंस क्या है? तो 1800 रुपए पर मंथ है, 1800 रुपए पर मंथ है, 1800 रुपए पर मंथ है साथियों, 1800 रुपए पर मंथ है। ऑप्शन सी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की आ गई, ट्यूशन फीस की बात आ गई है साथियों। द अपर एज लिमिट ऑफ क्लेमिंग सीए ट्यूशन फीस इन केस ऑफ दिव्यांग चिल्ड्रन, दिव्यांग चिल्ड्रन के मैटर में है। दिव्यांग बच्चों के मामले में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ट्यूशन फीस का दावा करने की ऊपरी आयु सीमा क्या है? तो वो 22 वर्ष है। ऑप्शन बी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये एक बच्चे को 27,000 मिलता है, आप सभी जानते हैं, और 2 बच्चों पे ये 54,000 मिलता है। आप में से कई उठा भी रहे होंगे इस पैसे को, हर साल मिलता है ये 2 बच्चों पर, 2 सबसे बड़े बच्चों पर मिलता है जो पढ़ रहे होते हैं। और विकलांग ये वैसे 2250 है पर मंथ ये 2250 है, मैं आपको बता दूं पर मंथ आपके 2250 है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 12 से कर लीजिएगा, 1250 पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाइज कर लीजिएगा, 0 12 पंजे 60, 0 हासिल की 6, 12 पंजे 60 6, कितना आएगा? सॉरी 2250 है तो 12 दूना 24 6 30 हासिल 3, 12 दूना 24 3 27 आ गया। तो ये 2250 27,000 रुपये हो जाता है एक बच्चे का। तो ये 2250 रुपये है जर्नल बच्चे के लिए, और दिव्यांग बच्चे के लिए ये 4500 रुपये महीना है। दिव्यांग बच्चे के लिए ये 4500 महीना है। तो दिव्यांग बच्चे के लिए कितना हो गया? 12 से इंटू कर लीजिए, तो ये 0 0 60 6 बचे 12 14 54, तो ये 54,000 हो गए दिव्यांग बच्चे के लिए, यानी डबल हो गया, यानी दिव्यांग बच्चे के लिए डबल हो गया। चलिए नेक्स्ट, इन केस ऑफ बोथ सपोजेज आर गवर्नमेंट सर्वेंट सीईए कैन बी क्लेम्ड बाय, यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का दावा किया जा सकता है। ओनली वन ऑफ देम, उनमें से केवल एक। करेक्ट भाई, दोनों सरकार बच्चे तो एक ही है ना, पति पत्नी दोनों हैं, लेकिन दोनों के बच्चे तो एक ही है ना, इसलिए इसमें तो कोई कॉमन सेंस वाली बात, आप इसमें तो कॉमन सेंस से भी उत्तर दे सकते हैं आप। यहाँ देखिए, यहाँ 3 चीज मैं आपको बताता हूँ। 79 में यहाँ चिल्ड्रन एजुकेशन की अलाउंस की बात हो रही है। अगर पति पत्नी एक स्टेशन पे नौकरी कर रहे हैं तो उनको 1 क्वार्टर मिलेगा,
अलग अलग क्वार्टर नहीं मिलेंगे, एक क्वार्टर मिलेगा और HR ये दोनों का साफ होगा। साफ होने का मतलब दोनों का कटेगा, ठीक है। और यदि पति पत्नी बच्चों की ट्यूशन फीस उठाएंगे तो दोनों में से कोई भी एक उठा पाएगा, या तो पति उठा ले या पत्नी उठा ले, एक ही बात है। और यदि उनके पास की बात आती है तो पास एक नहीं मिलेगा, पास पत्नी को अलग मिलेगा और पति को अलग मिलेगा, वाइफ को अलग मिलेगा और हस्बैंड को अलग मिलेगा। इसको भी 3, अगर ये ग्रुप सी और डी कर्मचारी हैं तो इसको भी 3 मिलेगा और इसको भी 3 मिलेगा 5 साल की सेवा के बाद। और ये अधिकारी हैं तो 6 सेट पर ईयर इनको मिलेंगे और 6 सेट पर ईयर इनको मिलेंगे। तो क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 80 में, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोविडेंट फंड डेडिकेशन फ्रॉम पे? वेतन से PF कटौती की दर क्या है? तो वो 1/12 ऑफ बेसिक पे। ऑप्शन ए सही है, 1/12। ऑप्शन ए करेक्ट। अब यहाँ है आई पास का मतलब क्या है? आई पास की फुल फॉर्म पूछी है। आई पास की फुल फॉर्म पूछी है आपको यहाँ। आई पास की फुल फॉर्म पूछी है तो आई पास की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी। आई पास की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट। क्रिस सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम डाटा सेंटर इज सर्टिफाइड। तो ये ISO 27000/2013। यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 27000/2013। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 83 नंबर है, CO6 एंड CO7 इज रिलेटेड टू। तो ये बिल पासिंग से हो जाएगा। CO6 एंड CO7 संबंधित है तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल पासिंग से। HRMS से नहीं होगा, RPUPC एक्ट से भी नहीं होगा, ये बिल पासिंग से हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए यहाँ CTC का पूर्ण रूप पूछा है, CTSE का फुल फॉर्म पूछा है, CTSE। ये याद रहनी जरूरी है आपको। कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम इन इमरजेंसी। कैशलेस, C का कैशलेस, T का ट्रीटमेंट, S का स्कीम, इन इमरजेंसी। कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम इन इमरजेंसी। कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम इन इमरजेंसी, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ, यहाँ कौन सी मतलब NRIT, which of the following, which of the following is not a course of NRIT वडोदरा। निम्न में से कौन सा कोर्स NRTI वडोदरा में नहीं है? NRTI का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताइए। NRTI का मतलब होता है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, ये होता है NRTI का मतलब। निम्न में से कौन सा कोर्स नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट वडोदरा में नहीं है? तो BBA इन ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट ये है, BSc इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी ये भी है, BTech इन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ये भी है। तो आपके जो यहाँ BTech इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है, परिवहन प्रौद्योगिकी में BTech, ये नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा शादी। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपनसेशन अपॉइंटमेंट, अनुकंपा नियुक्ति हेतु निम्न पात्र नहीं है। उत्तर है पात्र नहीं है, पुत्र तो है, पत्नी भी है, हस्बैंड भी है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ऑल इंडिया लीव ट्रेवल कंसेशन फैकल्टीज अवेलेबल, ऑल इंडिया लीव ट्रेवल कंसेशन सुविधा उपलब्ध है। तो ये वंस इन ये ब्लॉक ऑफ 4 ईयर, 4 साल के ब्लॉक में एक बार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ एम इन सीपी ग्राम्स कंप्लेंट मॉड्यूल इज, सीपी ग्राम शिकायत मॉड्यूल में एम का फुल फॉर्म है। सीपी ग्राम है उसमें ये एम का मतलब पूछ रहा है। फुल फॉर्म ऑफ फुल फॉर्म ऑफ एम इन सीपी ग्राम्स कंप्लेंट मॉड्यूल इज, सीपी ग्राम्स शिकायत मॉड्यूल में एम का फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूल, प्रबंधन, तंत्र, निगरानी, बताइए क्या होगा। तो यहां मैं जो सीपी ग्राम है उसकी फुल फॉर्म आपको बता देता हूं। उसकी फुल फॉर्म होती है आपके सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो यहाँ एम का पूछा है, एक बार फिर बता रहा हूं, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो एम का पूछ रहा है, तो एम का मॉनिटरिंग हो जाएगा बी। मैंने पूरा बता दिया है, एक बार पुनः बता रहा हूं, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज परसेंटेज ऑफ पेंशन गिवन एज नॉर्मल फैमिली पेंशन एट प्रेजेंट, वर्तमान में साधारण पारिवारिक पेंशन के रूप में दी जाने वाली पेंशन का प्रतिशत क्या है? तो वो है 30% ऑफ बेसिक का 30%। पारिवारिक पेंशन के रूप में दी जाने वाली पेंशन का प्रतिशत क्या है? तो वो 30% है, ध्यान रखिएगा साथियों। जो फैमिली पेंशन है, फैमिली पेंशन चालू हुई थी आपके 1/1/1964 से चालू हुई थी, ध्यान रखिएगा। पारिवारिक पेंशन 1/1/1964 से चालू हुई थी, ये भी पूछा जाता है। पारिवारिक पेंशन 1/1/1964 चालू हुई थी और इसमें बेसिक का 30% दिया जाता है, बेसिक का 30% दिया जाता है, ऑप्शन ए। पर्सन नंबर दे रहे हैं हम, बहुत अच्छा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुपरिट है, कई बार रिपीट हुआ है। क्वालिफाइंग सर्विस फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट, वॉलंटरी में वीआरएस के लिए कितने साल की सर्विस चाहिए? वीआरएस के लिए कितने साल की सर्विस चाहिए? तो वीआरएस के लिए 20 साल की चाहिए और पेंशन के हकदार होने के लिए 10 साल की सर्विस चाहिए और कंप्लेंटरी पास लेने के लिए भी 20 साल की सर्विस होने चाहिए। तो मैंने यहाँ 3% बता दिया आपको, तो यहाँ जो राइट आंसर है वो 20 साल हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए साथियों, इस पार्ट में इतना ही, 90 तक, बाकी के 10% हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय रेलवे, जय हिंद।